नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 19। तुम जैसी औरत बीवी नहीं बन सकती मेरी, ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो। लहजे में सख्ती थी। शायद तुम भूल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? आंखों में हैरत नमूदार हो चुकी थी। हाँ, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? वो सब वक्त गुजारी के लिए करना पड़ा और शादी का लालच देना पड़ा। अब मेरा तुमसे दिल भर गया है और मैं अब तुम्हारी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाना चाहता हूँ। लहजे में बेजारी थी, साथ साथ उकताहट भी थी। क्या मतलब तुम्हारा? दिल भर गया है और मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। सुना तुमने? क्यों नहीं करोगी? तुम 1000 लड़कियां करते हो और लाखों कमा रही हो। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझसे शादी करो, तो ऐसा करना जरूरी है, वरना। इतना कहकर खामोश हो गया और चेहरे के तासुरात जानने लगा, जहां सिर्फ दर्द और हैरत दिखाई दिया। नहीं, कभी नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? रोती हुए फरियाद करने लगी। इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, बहुत पैसा मिलेगा, फिर सारी जिंदगी ऐशी करना, तुम भी और मैं भी। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ना तुम्हारा साथ दूंगी ना उस काम में। सुना तुमने? साथ तो तुम दोगी और देखता हूँ कैसे नहीं देती। प्यार की जबान तुम्हें समझ नहीं आती। इतना अरसा मेरे साथ रही हो, तब भी तुम मुझे समझ नहीं पाई कि जब कोई मेरी बात नहीं मानता मैं उसका क्या हशर करता हूँ। इस वेटर का किस्सा याद है जिसने टेप लेने से इनकार कर दिया था। उल्टा कहा, आप खरीदना चाह रहे हैं मुझे। फिर तुमने भी देखा क्या हाल किया, उसका 2 माह तक हॉस्पिटल पड़ा रहा। याद करवाते हुए बोला, अब तुम खुद सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। और हाँ, मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम खुद शराफत से मान जाओ। सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला, और हाँ, शाम तक तैयार रहना, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और मार दूंगा तुम्हें अगर तुम मुझे फायदा नहीं दोगी। अब तो नुकसान क्यों करवाऊं तुम्हारी वजह से? मैं पैसे ले चुका हूं, अब वापस नहीं दे सकता, इसलिए अच्छे से तैयार रहना, कहकर दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। इतना बड़ा धोखा मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से सब बर्बाद कराई और बदले में क्या मिला? हाँ, सजा है ये मेरी, मुझे बदवा लग गई है। मैंने सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की थी, झूठ और फरेब पर यकीन कर बैठी, सब बर्बाद कर दिया। अब बाल नोचते हुए रोने लगी। अब सिवाय रोने और पछतावे के कुछ पास ना रहा। हया आखिरी पेपर देकर यूनिवर्सिटी से घर आई तो घर में सन्नाटा ही सन्नाटा सुनाई दिया। पलवशा 3 दिन के ट्रिप के साथ गई हुई थी दोस्तों के साथ, और उसकी कल तक वापसी होनी थी, जबकि असद हॉस्पिटल में था, फाइक भी जॉब पर था। रह गए मामा, बाबा, अरमश, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मामा कहाँ हैं? हया ने आवाज दी। सारे कमरे चेक किए, जब कोई नजर नहीं आया, लगता है कहीं गए हैं। हया सोचती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई कपड़े बदलने। ठंड बहुत थी, उसका इरादा कपड़े बदल कर चाय पीने का था। हया सुबह जल्दी में फोन घर ही भूल गई थी। कपड़े बदल कर जैसे ही मोबाइल उठाया तो मामा का मैसेज मौजूद था। बेटा, मैं अरमश और तुम्हारे बाबा उनके दोस्त की तरफ जा रहे हैं, रात तक वापसी होगी हमारी। ओ, इसीलिए मामा कहीं नजर नहीं आई, लेकिन यूं अचानक खैर हो सही? हया सोचती किचन में आ गई और चाय बनाने के साथ अपने लिए बिस्किट भी निकालने लगी। उस वक्त दिन के 3 बज चुके थे, इसलिए हया को भूख महसूस हो रही थी। चाय बनाते बनाते हया का ख्याल ओहद की तरफ चला गया। संग दिल पता नहीं क्या कर रहा होगा। इस वक्त ओहद का ख्याल आती ही हया के लब मुस्कुराने लगे। बस कुछ दिन और फिर तुम फिर सिर्फ मेरा हक होगा। जितना तुमने मुझे रुलाया सब का बदला लूंगी तुमसे मिस्टर ओहद फरूक। आने वाले दिनों का सोचकर हया के चेहरे पर खुशी के रक्स करने लगी। ओहद को खोने से हया बहुत डरती थी। इसके बेरुखी, बेगानापन, नफरत ने हया को तोड़ के रख दिया था। लेकिन जब हया को पता चला ओहद शादी के लिए राजी है, तब से हया दोबारा जी उठी थी और खुश रहने लगी थी। चाय तैयार करने के बाद हया अपने कमरे में आ गई और जोया की शादी की फिल्म लैपटॉप पर लगाने लगी, जो कब से पाकिस्तान आ चुकी थी। सब देख चुके थे, सिवाय हया के पढ़ाई की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। सोचा एक ही दफा पेपर्स के बाद देख लेगी। हया ने जैसी ही मूवी ऑन की, दिल जोर से धड़का। आज कितने अरसे बाद वो ओहद को देखेगी। हया के पास ओहद की कोई तस्वीर न थी, बस जोया और फाइक की मंगनी पर ली गई तस्वीरों में तस्वीर थी जो 5 साल पुरानी थी। आर्मी में होने की वजह से ओहद ने खुद की कोई तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट नहीं की थी और ना ही अपने नाम से अकाउंट बनाया था। बहुत दफा यानी ओहद को तलाश करना चाहा, लेकिन
हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे मूवी चल रही थी, हया का दिल तेज होता जा रहा था। मेहंदी की रस्म में उसे वो दुश्मन जान नजर आ ही गया। पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया था और पर्सनैलिटी में एक वकार था जो हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो कर देता। इसीलिए जनाब मुझे घास नहीं डालते, हया दिल में सोचती खुद से बोली और चाय की घूंट भरने लगी। जोया बेटा आप मसरूफ तो नहीं? फारूक साहब ने जोया के कमरे में दाखिल होते हुए बोले। सामने ही बेड के साथ टेक लगाई गहरी सोच में गरक थी। जोया मेरा बच्चा किन ख्यालों में गुम है? जोया की तरफ से जवाब ना पाकर फारूक साहब ने कहा, हो बाबा आप? बाप को सामने परेशान खड़ा देखकर जोया सीधी हो गई। हाँ बेटा मैं, पहले बताओ मेरी बेटी किन ख्यालों में गुम थी? फारूक साहब ने जोया के पास बेड पर बैठते हुए कहा, कहीं नहीं बाबा, कहाँ गुम होना है, आप बताएं सब ठीक है, कोई काम था? बेटा जिसके घर में इतनी बड़ी बात हो गई हो वहां सब कैसे ठीक हो सकता है? अफसुर्दगी से कहा। खैर बेटा छोड़ो तमाम बातें, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उम्मीद है तुम मुझे सच सच बताओगी, जो तुम्हारे दिल में है सोच के बता देना, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम मेरी बेटी हो, जिगर का टुकड़ा हो, मैं नहीं चाहता तुम मजीद परेशान रहो। जी बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? सवालिया नजरों से देखते हुए जोया ने पूछा। बेटा बात यह कल हारिस आया है, तुम जानती हो बेटा, बकौल उसके वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें वापस लेकर जाना चाहता है। उसे बहुत पछतावा है कि उसने जो किया गुस्से में किया। और बेटा अभी उसने तुम्हें एक तलाक दी है, 2 की गुंजाइश बाकी है। तुम अभी भी उसकी बीवी हो, वो तुम पर पूरा पूरा हक रखता है। फारूक साहब की बातें खामोशी से जोया सुन रही थी। बेटा मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुमसे पूछ लूँ, जाने अनजाने में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना कर दे। इसलिए बेटा तुम बताओ क्या चाहती हो? क्या तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो या नहीं? बेटा सोच समझ के जवाब देना। बाबा की बात सुनकर जोया थोड़ी परेशान हो गई थी। वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ पल पल उसका अजियत में गुजरा हो, जहाँ सिर्फ जिल्लत मिली हो। उस घर में वापस जाने की बाबा बात कर रहे थे, जहाँ अब उसका वापस जाने का सोचकर ही दम घुटने लगा था। क्या हुआ जोया, कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बाप की आवाज पर जोया होश में वापस आई। बाबा मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, और आप ही कहते हैं ना कि एतबार अगर एक बार टूट जाए तो वो वापस कभी नहीं जुड़ सकता। तो बाबा मैं हारिस पर दोबारा कैसे एतबार कर लूँ? उस शख्स ने मेरा एतबार बार बार तोड़ा है। मैंने उसे बार बार मौका दिया ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन हर बार उसने मुझसे झूठ बोला है। मैं कैसे उसका यकीन कर लूँ अब? प्लीज बाबा मुझे वापस नहीं जाना, वो इंसान झूठा है, उसकी बातों में कभी ना आना। अभी वो ऐसा ही कह रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर वैसा ही हो जाएगा। आप प्लीज उसका यकीन ना करना। कहने के साथ जोया फूट फूट कर रोने लगी। फारूक साहब ने बेटी को फूट फूट कर रोते देख तो समझ गए जोया वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए जोया को साथ लगाया और चुप करवाने लगे। ठीक है बेटा, अब तुम्हें वापस जाने की कोई नहीं कहेगा। मैं कल ही और से बात करके हारिस पर खुला का केस दायर करवा देता हूँ। बस चुप कर जाओ तुम। जानती हूँ मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोया के आंसू साफ करते हुए बोले और उसे साथ लगा लिया। मुसरत मैं सोच रहा हूँ ज़ियान और हानिया का वलीमा भी ओहद के साथ कर दिया जाए। अभी तो लोगों को पता नहीं है, इतना कल कला का हानिया के लिए मसला बन जाए, इसलिए बेहतर है दोनों की फंक्शन एक साथ कर लेते हैं। क्या कहती हो? कह ही तो आप ठीक रहे हैं, जो होना था वो तो हो गया, अब बेहतर है यही है आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं जोया की वजह से बहुत परेशान। फारूक मुसरत परेशानी से बोली। जोया की वजह से मैं भी परेशान हूँ, हमारी अकलौती बेटी थी, कभी सोचा ना था ऐसा हो जाएगा। फारूक भी अफसुर्दा हो गए। खैर जोया ने कह दिया है वो वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए सोच रहा हूँ ओहद को कहकर हारिस पर केस करवा देते हैं खुला का, क्योंकि मुझे पता है हारिस तलाक नहीं देगा। अब वो आगे ही पछता रहा है, बहुत सुलह करना चाह रहा है। क्या मतलब? आपको कैसे पता वो सुलह चाह रहा है? मुसरत हैरानगी से पूछा। आया था कल वो, तुम इस वक्त डॉक्टर के पास थी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुसरत खफकी सी बोली। क्या हो जाना था, बताकर तुम मजीद परेशान हो जाती, इसलिए नहीं बताया। फारूक साहब को बीवी की फिक्र भी थी। आप मुझे सारी बात बताएं। कुछ कहा तो नहीं उसने जोया से? क्या बात हुई उसकी? मुसरत फिक्रमंदी से बोली। उसके बाद फारूक साहब सारी तफसील बताने लगे। अब क्या होगा फारूक, मेरी बच्ची को ना जाने किसकी नजर लग गई। सारी बात सुनने के बाद मुसरत ने कहा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो जोया चाहती है। अब उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी,
आगे बहुत दुख उठा लिया उसने, अब नहीं। फारूक की बात पर मुसरत खामोश हो गई, लेकिन अंदर से वो डर रही थी, न जाने अब क्या होगा। पहले आप लोग बताएं, अंकल अदनान के घर क्या करने गए थे? जैसी वलीमा और अशरफ आकर बैठे उसके 10 मिनट बाद हया ने पूछा। सब्र कर जाओ, सांस तो लेने दो, बताते हैं क्यों गए थे। पहले अरमश को जाओ अंदर कमरे में छोड़ कर आओ। 14 माह के अरमश को हया के बाजू में देते हुए भूली। जी ले, मैं उसे सुला कर आती हूँ, तब तक आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। सोई हुई अरमश को प्यार देते हुए बोली और कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि हलीमा और अशरफ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हया 10 मिनट तक अरमश के पास रही, उसके बाद उठकर मामा बाबा के कमरे में आ गई। बाबा नमाज पढ़ रहे थे, जबकि मामा बेड पर बैठी थी। अब बताएं मामा, सब खैरियत थी? यूं अचानक गए आप? कहीं अली का रिश्ता तो नहीं कर दिया उन्होंने? चोरी चोरी हया ने राजदारी से पूछा। यही समझ लो, इसीलिए भाई साहब ने हमें बुलाया तो जाना पड़ा। हलीमा संजीदा होती हुई बोली। मामा, क्या आप सच कह रही हैं? हया की आंखों में फिक्र जागी। हाँ बेटा, इसीलिए गए और सब अचानक से हुआ। हम खुद परेशान हैं, अब पता नहीं पलवशा का क्या रिएक्शन होगा। हलीमा हंसी छुपाते हुए बोली। मामा, अब क्या होगा? पलवशा तो हया पर सोच अंदाज में बोली। चुप करो, बाबा नमाज पढ़ रहे हैं, बाद में बात करते हैं तफसील से। ये बताओ, पलवशा को कोई फोन आया? वापसी कब तक है? हलीमा ने हया से पूछा। नहीं मामा, कॉल तो नहीं आई, लेकिन कह कर गई थी कल वापस आ जाएंगी। मामा, मुझे फिक्र लग गई है, अगर पलवशा को पता चला तो वो तो हंगामा कर देगी। नहीं करेगी हंगामा, मैं समझा दूंगी, खुद बात करूंगी, तुम फिक्रमंद ना हो। जाओ, जाकर आराम करो, फिर भाई आ जाएंगे तो काम में लग जाओगी। मैं भी नमाज पढ़ लूं, टाइम निकल रहा है। हलीमा उठते हुए बोली। जी मामा कहकर हया उठ गई और फिर सोच अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जहन कहीं और पहुंच चुका था। अली अशरफ साहब के दोस्त का बेटा था। हया की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, जब वो अपने बाबा के साथ उनके घर आया था। तब अली और पलवशा का टकराव हुआ था। फैमिली फ्रेंड होने की वजह से अली की भी हया और पलवशा से दोस्ती हो गई और फिर देखती देखती पलवशा को अली अच्छा लगने लगा और उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन अली सिर्फ दोस्त मानता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिछले साल ही पलवशा ने दिल के हाथों मजबूर होकर अली से इजहार कर दिया, जिसके बाद अली जो पहले पलवशा से बात करता था रफ्ता रफ्ता बात करना छोड़ गया और फिर अली लंदन से तुर्की शिफ्ट हो गया कुछ वक्त के लिए। अली के रवैये से पलवशा को बहुत दुख हुआ था। वो तो समझी थी अली भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और फिर खामोशी से बिना बताए तुर्की शिफ्ट हो गया था। तब से पलवशा ने अली को दिल में कैद कर लिया था। घर में सब जान गए थे पलवशा अली को पसंद करती है, इसलिए हलीमा के कहने पर अशरफ ने अदनान से बात की थी। अदनान को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो अली के बिना उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते थे, इसलिए वक्त मांग लिया था। और फिर आज पूरे 5 माह बाद वो बता रहे थे अली का रिश्ता कर दिया है। हया की आंखों में बहन के लिए आंसू आ गए। पलवशा गोरी रंगत, ब्राउन आंखों और दराज कद की हामिल लड़की थी। या अल्लाह, मेरी बहन की खुशी सलामत रखना, उसे कोई दुख ना देना, वो बहुत मासूम है। पलवशा का सरापा हया की आंखों के सामने आ गया तो बेइख्तियार हया के दिल से बहन के लिए दुआ निकल गई। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किचन में काम करती हानिया से जियान मुखातिब हुआ। जी बोले। हानिया पलट कर बोली। वो मुझे कहना था कि सॉरी। जियान हानिया को देखते हुए बोला। ठीक है कहकर हानिया फिर काम में लग गई। हानिया का ठीक है कहना जियान को तप आ गया। मैं यहाँ तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और तुम आगे से नखरा दिखा रही हो। जियान तप कर बोला। हाया हैरान होते हुए दोबारा पलटी। मैंने कब दिखाया नखरा? आपने सॉरी कहा तो मैंने कहा ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी नखरे वाली बात नजर आ गई आपको? एक सेकंड के लिए जियान भी गड़बड़ा गया। कह तो ठीक रही थी वो। क्या हो रहा है मुझे? क्यों दिल से उलझने को करता है? इससे बात करना अच्छा लगता है, जियान खुद से कहता किचन से निकल गया। जबकि हानिया ने नासमझी से जियान को पुश्त को देखा। जब कुछ समझ ना पाई तो सर झटक कर दोबारा सलाद बनाने लगी। जैसे जैसे गड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका हलक सूख रहा था। किसी भी पल वो आ सकता था और उसे जलाते हुए अंगारों पर फेंक कर चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, खुद से कहती बंद दरवाजे को देखने लगी। लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? ये रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी एक नहीं चलेगी, तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं है अब।
کیا کروں گی، اٹھو تیار ہو ورنہ انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ ضمیر نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا۔ تو پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔